नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है खबरों की दीवार सीजीवाल और हम हैं भास्कर मिश्र। साथियों, पिछले कुछ महीनों के बीच में दो बड़े उथल पुथल देखने को मिले हैं। एक तो सरकार बदल गई जिसकी गूंज दिल्ली तक पहुंची, लेकिन वर्तमान में एक उथल पुथल और हो रहा है छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर क्षेत्र में, जिसकी गूंज न केवल देश बल्कि विदेशों तक पहुंच चुकी है। अनवरत पिछले 12 साल से हसदेव को लेकर आंदोलन हो रहा है। जैसा कि आपको पता है, इस मानव सभ्यता में जल, जंगल, जमीन को लेकर जन के बीच में हमेशा जंग हुआ है। जंग की वजह क्या है? जबकि हसदेव मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट अपने निर्णय सुना दिए हैं, बावजूद इसके अभी भी लोग जंगल में तंबू तान कर न केवल आंदोलन कर रहे हैं, बल्कि निर्णय के बाद जंगल कटना भी शुरू हो गया है। इन तमाम बातों को लेकर आखिर ये हसदेव आंदोलन है क्या, इसको सरल विधा में समझने के लिए आज हमारे से साथ हैं समाज सेवक और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, आपका सीजीवाल में स्वागत है। ये हसदेव मामला है क्या, सरल शब्दों में और संक्षिप्त में? मैं इसकी शुरुआत करूं, इसके पहले आपको ये बता देना चाहता हूं कि हाल ही में जो अडानी के द्वारा खबरें फैलाई गई कि सुप्रीम कोर्ट से उनके खदान को हरी झंडी मिल गई है, ये पूरी तरह गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी ऐसा आदेश पास नहीं किया है। उन्होंने जो राजस्थान विद्युत मंडल की याचिका थी उसको वापस लेने की अनुमति दी है। आपको मैं इसका हिस्ट्री बता देता हूँ। 2012 में परसा ईस्ट काते बसान। सुदीप जी, हम ये जानने का प्रयास करेंगे, ये बहुत जरूरी है। हसदेव क्या है? हसदेव मामला बहुत जरूरी है कि लोगों में ये भ्रम है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी आंदोलन हो रहा है। हाँ। ये गलत है। ये गलत है एकदम बात। तो सही सुप्रीम क्या कोर्ट ने कोई क्लियरेंस नहीं दिया है इनको। पहली बात, एनजीटी में 2012 में मेरे द्वारा फॉरेस्ट क्लियरेंस को चुनौती दी गई। 2014 में एनजीटी ने फॉरेस्ट क्लियरेंस रद्द कर दिया और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और आईसीएफआरई की स्टडी ऑर्डर की। रमन सरकार और मोदी सरकार, जो डबल इंजन की सरकार थी, 4 साल स्टडी नहीं होने दी। 2019 में जाके फाइनली छत्तीसगढ़ की सरकार ने स्टडी ऑर्डर की। 2021 में उसकी रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा है कि यहाँ खनन को बढ़ावा ना दीजिए, यहाँ खनन बंद करिए। ये राज्य सरकार ने दिया है? ये राज्य सरकार की नहीं, ये केंद्र सरकार की संस्था वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है जी, कि यहाँ मानव हाथी द्वंद बढ़ेगा। ये बहुत खतरनाक इलाका है, यहाँ पर खनन बढ़ाने से पूरा नुकसान होने वाला है। उसके बावजूद केंद्र की सरकार ने अडानी के प्रभाव में अनुमति दी और राज्य की सरकार ने अनुमति देने के बाद उनको इस बात को नहीं मानना चाहिए था, लेकिन राज्य की सरकार ने भी दबाव में आके 2022 में अनुमति जारी की। 2026 में 22 के जुलाई में जब विधानसभा में सर्वसम्मत प्रस्ताव हो गया कि हसदेव में खनन मत करिए, तब राज्य सरकार ने आगे कोई मदद तो नहीं की, लेकिन पुरानी जारी अनुमतियों को रद्द नहीं किया। आज सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ 16 अक्टूबर 2023 को, वो सिंपल ये हुआ कि राजस्थान ने कहा कि चूंकि हमको नई अनुमति मिली है, इसलिए अब हम एनजीटी फैसले को चुनौती नहीं देना चाहते। तो उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली है, लेकिन इन नई अनुमतियों को चुनौती देने वाली मेरी याचिका सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। 510/2023 सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अंबिकापुर के अधिवक्ता डीके सोनी की 2019 में लगाई हुई जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई क्लियरेंस इन खदानों को पर्यावरण के आधार पर नहीं दिया है। हम पहले ये समझना चाहते हैं कि हसदेव के पहले भी कई जंगल उजड़े हैं और कई जगह उत्खनन हुआ है, ऊर्जा की बहुत जरूरत है राष्ट्र को। हसदेव इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, हाँ, ये अब बिल्कुल सही है। हम लोग बुनियादी बात करें, ये शुरू में इसलिए करना जरूरी था क्योंकि आपके इंट्रो में ये बात आ गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी आंदोलन हो रहा है, तो वो उस बात को मैंने क्लियर कर दिया। देखिए, खदान
ज़मीन से खोद के ही खनिज निकलता है, ये सच है। कई जगहों पर अंडरग्राउंड माइनिंग होती है जिससे कि ऊपर नुकसान नहीं होता, कई जगह ओपन कास्ट होती है। बहुत सी खदानों में ओपन कास्ट करना ही लाभप्रद होता है, इसलिए कोयले की जनरल जो खुदाई है वो ज़्यादातर ओपन कास्ट की जाती है। ये बिल्कुल सही है। ये भी सही है कि भारत में एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत हम कोयले से पूरी कर रहे हैं जी। लेकिन जैसे जैसे हम 2000 इस नई शताब्दी में आए और 2010 के आते आते दुनिया ने क्लाइमेट चेंज को एक गंभीर समस्या मानते हुए उसके आधार पर नीतियों में परिवर्तन करना शुरू किया, तब भारत में भी इस बात पर चर्चा शुरू हुई कि अब भविष्य में जो कोयले की ज़रूरत होगी उसको पूरा करने के पहले खदानों का आवंटन जो हम कर रहे हैं उसके पहले एक अध्ययन करा लिया जाए, एक अध्ययन हो जाए कि कहाँ पर खदान खोलना पर्यावरण के हिसाब से कम नुकसानदेह है, कहाँ पर अधिक नुकसानदेह है और कहाँ पर भयंकर नुकसानदेह है। खदान खोलेगी तो पर्यावरण को क्षति होगी, लेकिन जहाँ पर कम से कम हो वहाँ हम अनुमति देंगे। ठीक। ये सहमति मिनिस्ट्री ऑफ कोल और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में आपस में बनी 2009 में। तो देश में करीब 900 कोयले के ब्लॉक हैं, उनमें से 600 कोयले के ब्लॉक जहां पर खनन शुरू नहीं हुआ था, 300 ऐसे हैं जहां या तो खनन शुरू हो चुका है या वो खनन क्षेत्र में फंस गए हैं, तो उसके दोनों तरफ या एक तरफ खनन चल रहा है, तो वहां पर बहुत ज़्यादा पर्यावरण की चर्चा करना संभव नहीं है। ठीक। तो उन 600 खदानों का अध्ययन किया गया कि कहाँ घने जंगल है, नदियों के कैचमेंट है, कहाँ वाइल्ड लाइफ बहुत है, और ये निकाला गया। इन 600 में से 229 पहले राउंड के स्टडी में घने जंगल के अंदर चिन्हांकित किए गए और बचे हुए 379 ऐसे जहां पर खनन हो सकता है। 223 और 379 602 टोटल थे। ये जो 379 है, ये पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि आने वाले 50 साल तक कोयले की जरूरत को पूरा कर देंगे, डिमांड बढ़ने के बाद भी। तो इसका मतलब ये था कि 2010 से 2060 तक एक भी ऐसी खदान जो 223 में आ रही है नहीं खुदनी चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि बहुत से उद्योगपति ये चाहते हैं कि घने जंगल की खदान मिले। क्यों? उसमें लकड़ी काट के वन लगाने का जो धंधा है वो अपनी जगह है, ऐसी जगहों पर कोयला थोड़ा कम नीचे है सतह पर, तो खुदाई की लागत थोड़ी कम है, लकड़ी की बेनिफिट अलग है, वो बेनिफिट अलग है, और वो जो चोरी है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सूट करता है, भ्रष्ट अधिकारियों को। अच्छा। ठीक ठीक। कि जंगल लगाओ और उजाड़ो, वो जो खेल है वो अपने आप में पूरा चलते रहेगा। एक स्कैम है। एक है। तो ये 223 जब आई लिस्ट, तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने अपने हाथ खड़े कर लिए और जिसको बोलते हैं सामान्य भाषा में कपड़ा फाड़ लिए कि हम इतना नहीं छोड़ सकते, इतना कोयला हम जमीन के अंदर नहीं छोड़ सकते, हमको और चाहिए। तो जो पैमाना बनाया गया था घने जंगल का 0.4 क्राउन डेंसिटी, जो सामान्य रूप से घने जंगल का पैमाना होता है, उसको और बढ़ाया गया और 0.5 क्राउन डेंसिटी, मतलब घने में भी अत्यधिक घना जंगल, डेंस फॉरेस्ट और इनमें भी टुकड़े जो हैं उनको हटा दो, जहां पर पूरा पूरा पैच जंगल का एक साथ मिल रहा है, उन्हीं ब्लॉक को चयन करो। फिर से क्लासिफाइड। और इस बार क्लासिफिकेशन के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय ने योजना आयोग के तब के सदस्य बी.के. चतुर्वेदी को कमेटी का हेड बनाया और फिर से क्लासिफिकेशन हुआ। इस बार 602 में से 153 ही केवल घने जंगल में आए।
मतलब 70 ये- और ब्लॉक यानी 323 का जो आपका आंकड़ा 223 से घट के 100। 153। अच्छा। तो 70 और कोयले के ब्लॉक खनन के श्रेणी में चले गए। चले गए। मतलब पहले जो 379 था वो बढ़ के हो गया 449। ठीक है। अब ये 449 कोल ब्लॉक के बारे में सरकार को मालूम है कि ये 75 से 80 साल जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो लोग नहीं जानते हैं कि हसदेव ही क्यों। ये सवाल मेरा है। हाँ। और उपद्रव क्यों? देखिए, ये जो पूरे 602 कोल ब्लॉक थे ये 9 डिफरेंट कोल फील्ड में हैं। 9 डिफरेंट कोल फील्ड। जैसे एक कोल फील्ड है हसदेव, एक है मान रायगढ़, एक है सुहागपुर, एक है नॉर्थ करणपुरा, एक है वेस्ट वर्धा। ऐसे करके देश भर की 9 कोल फील्ड में है। देश भर में करीब 25 बड़ी कोल फील्ड है। कोरबा कोल फील्ड इस अध्ययन में शामिल नहीं है क्योंकि कोरबा ऑलरेडी खुदाया हुआ है। हाँ। तो वहां के जो ब्लॉक है वो खत्म है, जाने ही हैं। तो इन 9 कोल फील्ड में एक अकेला हसदेव कोल फील्ड ऐसा था जिसके सारे के सारे 23 ब्लॉक नो गो डिक्लेयर हुए। एक भी ब्लॉक इसका खनन योग्य नहीं माना गया। अच्छा। हाँ। मान रायगढ़ के आधे ब्लॉक खनन योग्य और आधे ब्लॉक खनन के नहीं देना है इसमें आए। ठीक। मतलब जो तमनार के वाली पट्टी है वो पूरी खनन योग्य आई। लेकिन जो इधर जो हसदेव से जुड़ी हुई पट्टी है धर्मजगड़ किनारे, ये पूरा मांड का जंगल में आया। तो ये सारे ऐसे आए। सुहागपुर जो कोल फील्ड है शहडोल वाली पट्टी में 110 में से केवल और केवल 22 ब्लॉक नो गो में आए। 88 ब्लॉक सुहागपुर के गो में आए। ये जहां खनन हो सकता है। हाँ। 22 और 88। अब पूरे देश की एकमात्र हसदेव अरण्य ऐसी कोल फील्ड थी जो पहली स्टडी में भी 100% नो गो थी और आज भी और दूसरी जो 149 की है उसमें भी 100% नो गो। मतलब हसदेव रिजर्व एरिया जो बोलते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया मतलब रिजर्व फॉरेस्ट नहीं ना। हाँ। कान्हा, कान्हा, ये जो प्रोटेक्टेड एरिया है, अभयारण्य और नेशनल पार्क, इनको अगर छोड़ दिया जाए तो इनके बाहर सबसे बड़ा, सबसे घना और सबसे ज्यादा लंबी दूरी का जंगल है हसदेव। कायदे से इसको 20 साल पहले ही अभयारण्य घोषित हो जाना चाहिए था। यदि उसमें कोल उत्खनन होता है, पहली चीज तो क्लियर हुआ। ठीक है। हाँ। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात और है। ये जो हसदेव जंगल है, ये सारे ऐसे जंगल नदियों के स्रोत होते हैं। लेकिन यहाँ भारत सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार ने हजारों करोड़ रुपए खर्च करके 61 आदिवासी गांवों को डुबाकर 11,000 हेक्टेयर जंगल को डुबोकर 7,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को डुबोकर बांगो का एक बड़ा बांध बनाया है, जो ये सोचकर बनाया गया कि इतनी अगर हम बलिदान करेंगे 11,000 हेक्टेयर जंगल और 7,000 हेक्टेयर कृषि भूमि और 61 आदिवासी गांव, तो पूरे छत्तीसगढ़ में पानी का एक बहुत बड़ा स्रोत तैयार होगा। आज हसदेव बांगो बांध छत्तीसगढ़ में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन है, एक पेयजल के लिए सबसे बड़ी गारंटी है, 2 और 15,000 मेगावाट पावर प्लांट को भी बिजली बनाने के लिए पानी दे रहा है। ये 38% है छत्तीसगढ़ में टोटल सिंचाई। जो कृषि योग्य भूमि है उसमें केवल 38% टोटल सिंचाई है। लेकिन हसदेव बांगो के कारण पूरा जांजगीर, मस्तूरी और रायगढ़ तक का क्षेत्र, खरसिया रायगढ़ तक का क्षेत्र 80% इरिगेटेड है। आज जो उस इलाके की खुशहाली है वो उस बांध के पानी के कारण है, जो 2 फसली पानी देता है और इसका बलिदान हुआ है। हाँ। आज ये मानसिक
दिवालियापन है किसी भी सरकार का, किसी भी योजना बनाने वाले का, किसी भी नीति नियंता का, कि वो इतने बड़े इरिगेशन स्ट्रक्चर को, पानी के स्ट्रक्चर को दांव पे लगाकर कोयला उत्पादन के लिए जाएं, जिसके के कई विकल्प मौजूद हैं। तो रोकूंगा आपको यहाँ पर। आपने क्लियर किया कि हसदेव हमेशा से एक्टिव रहा, पहले भी सर्वे में, दूसरे सर्वे में, तीसरे सर्वे में। फिर आपने यह भी बताया कि हसदेव क्षेत्र का कोयला जो है ऊपर सतह पर है। अब सवाल उठता है कि कोर्ट का इंटरफेयर के बाद भी, आपके आंदोलन के बाद भी, सरकार की रिपोर्ट के बाद भी, यदि इसका उत्खनन होता है तो पर्यावरण अथवा जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पेड़ की कटाई खत्म भी हो चुकी है। देखिए, अब सवाल ये आता है कि इतना सब कुछ रिकॉर्ड पर होने के बावजूद ये अनुमति क्यों दी जा रही है, और क्यों दी जा रही है, और ये भी इसमें दे लीजिए। अब आप ये देखिए, क्या सरकार नहीं है? भारत में अभी तक मोदी जी की सरकार बहुत सारे कानून बदलने का दावा कर रही है कि हमने ये कानून बदला, ये सुधार किया, वो सुधार किया। एक बुनियादी सुधार आज तक नहीं किया कि किस इलाके में खदान खोलना है, इसका अध्ययन पहले कर लो, आवंटन बाद में। अच्छा, अभी तक हो रहा था आवंटन पहले? अभी भी हो रहा है। आज जो नया नीलामी का लिस्ट आया है उसमें करतला के ब्लॉक हैं, जो करतला का ब्लॉक भारतीय पर्यावरण मंत्रालय के हिसाब से एलिफेंट कॉरिडोर है। और अगर करतला के ब्लॉक में खनन होगा तो एलिफेंट कॉरिडोर प्रभावित होगा, और नोटिफाइड कॉरिडोर है, खुद मंत्रालय की प्रेस रिलीज में है। तो अभी भी यही हो रहा है कि आवंटन पहले, सर्वे बाद में, पर्यावरण अनुमति की बात बाद में। इसका मतलब कि किसी निजी व्यक्ति को आवंटित कर दो, फिर उससे पैसे खा के उसको अनुमति दे दो। ये भ्रष्टाचार करने का एक पूरा तरीका है कि आवंटन मिल जाएगा, आप पैसा लगाना शुरू कर दोगे, उद्योगपति को उसके बाद अनुमति चाहिए, तो जब आप आओगे तो आपसे पैसे लिए जाएंगे। इसमें क्या हुआ कि 2012 में, जब यानी ये हसदेव में 2012 में जब हमने केस लगाया, तब हसदेव के बहुत से ब्लॉक का आवंटन हो चुका था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कोल ब्लॉक जजमेंट ने ये सारे आवंटन रद्द कर दिए। उसी समय मोदी सरकार आई। मोदी सरकार के पास एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक मौका था भारत में एनवायरमेंटल जस्टिस को सुदृढ़ करने का। क्योंकि देखिए, अलग अलग तरीके की जस्टिस है, सब कुछ नल हो गया था। सोशल जस्टिस अलग है, इकोनॉमिकल जस्टिस अलग है, नॉर्मल आप जो कोर्ट कचहरी में अपने निजी मामलों में न्याय मांगने जाते हैं वो जस्टिस अलग है, और एक उससे ऊपर है एनवायरमेंटल जस्टिस। इसलिए कि इस देश का 60 से 70% आदमी अभी भी प्रकृति आधारित अर्थव्यवस्था पर जी रहा है, या तो खेती पर, या वनोपज पर, या इसी से जुड़ी चीजों पर। उसमें छेड़छाड़ होने पर उसके जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तो एनवायरमेंटल जस्टिस को सुदृढ़ करना किसी भी सरकार का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए था, लेकिन 2014 में मोदी सरकार में आने के बाद इस पैमाने का पालन नहीं किया। क्यों? साफ साफ बात है, दिखाई देता है कि वो जिन उद्योगपति समूहों के साथ मोदी जी के दोस्ती के आरोप लगते हैं, उनमें से एक बहुत बड़े गौतम अडानी का कोयले के व्यापार में बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, और उसका कारण है कि वो जो पॉलिसीज भारत सरकार में बन रही हैं वो कहीं ना कहीं गौतम अडानी के इंटरेस्ट के हिसाब से उसको सेव करते। कहने के लिए कहा जा रहा है कि देश हित में है, ये देश हित में है। मैं ये पूछता हूँ कि यहीं पे एक चीज मैं हटा के बताऊंगा। भारत में इस समय कुल पावर प्लांट लगे हैं लगभग 4,40,000 मेगावाट। उसमें से 52% कोयले पर आधारित है, 48% कोयले के अलावा विंड, सोलर, हाइडल, ये सब है। लेकिन जब हम ऊर्जा के उपयोग की बात करते हैं कि हम किसकी बिजली ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, माने आपके घर में 2 गाड़ी है, एक गाड़ी कोयले से चलती है, एक गाड़ी पानी से चलती है। आप 100 किलोमीटर डेली चलते हैं, आप
75 कोयले की गाड़ी से चल रहे हैं और केवल 25। भारत में केवल 52% पावर प्लांट कोयले पर होने के बावजूद उससे ली जाने वाली बिजली 75% है। ये सही है कि कोयले के पावर प्लांट बेस लोड होते हैं, उनका परसेंटेज थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन जितना उपयोग हम विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और इस सब का कर सकते हैं, हम उतना भी नहीं कर रहे हैं। अब सवाल सुदीप जी ये होता है कि आप लोगों ने आंदोलन किया, यहाँ पर तंबू ताल के बैठे रहे और देश के नामचीन नेताओं को भी नेता पार्टनर को बुलाया, टिकैत जी को भी आपने यहाँ पर इस्तेमाल किया। आपके रहते हुए पेड़ कट गए, कोयला उत्खनन भी शुरू हो जाएगा, अब आप क्या करेंगे? देखिए, ये लड़ाई कोई एक पेड़ या इसके लिए नहीं, हर पेड़ का कटना मेरे दिल को तकलीफ देता है, और खासकर हसदेव जैसे क्षेत्र में। अभी जो चरण 2 है, स्टडी होते होते पीईकेवी का चरण 1 का 762 हेक्टेयर का जंगल, जिसमें ऑफिशियली लगभग 1.5 लाख पेड़ थे और जो अनऑफिशियली 3 लाख पेड़ थे, वो साफ हो चुका था। आज जो लड़ाई हो रही है पीईकेवी के चरण 2 की हो रही है। चरण 2 में 1136 हेक्टेयर का जंगल है। इस 1136 में ऑफिशियली 2,48,000 और अनऑफिशियली 4 से 5 लाख पेड़ हैं। इसमें से 1136 में से अभी केवल और केवल 134 हेक्टेयर की कटाई हुई है। 1002 हेक्टेयर का जंगल अभी भी बाकी है वहां। टोटल पीईकेवी में 1898 में से 1002 हेक्टेयर का जंगल अभी बाकी है। एक परसा खदान अभी तक भगवान की दया से बची हुई है। केते एक्सटेंशन भी बची हुई है। ये तीनों गलत तरीके से अडानी को ट्रांसफर की है राजस्थान में। राजस्थान आज स्थिति ये है कि छत्तीसगढ़ तो पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, जंगल जा रहा है, वनोपज जा रहा है, पानी जा रहा है, आदिवासी उजड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ का नुकसान ये है। राजस्थान तो इससे बड़ा बेवकूफ है। राजस्थान का भ्रष्टाचार वो बोला कैसे इतना भयंकर है कि राजस्थान ने अपनी खदान लेकर अडानी को सौंप दी है, और एग्रीमेंट इस तरीके का है कि आज राजस्थान अपने ही खदान का कोयला मार्केट रेट से महंगे में अडानी से खरीद रहा है। यहाँ नहीं लिफ्ट खत्म हुई। इसके बाद इसी एग्रीमेंट में यह भी है कि कुल उत्पादन का लगभग 29% अप टू 29 माने 22 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है, अप टू 29% कोयला मुफ्त में अडानी लेके जाएगा। तो आज इस खदान का कोयला से अडानी का तिल्दा का पावर प्लांट, अडानी का रायगढ़ का पावर प्लांट और अडानी का जो सीधी में पावर प्लांट है, वो इसमें बिजली बना रहे हैं। इन सब के बीच में जब भी अडानी का नाम आता है तो एक वर्ग विशेष का आरोप होता है कि ये एंटी अडानी मूवमेंट है, किसी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए। बिल्कुल। अब आपको मैं सवाल उठाता हूं, अगर ये एंटी अडानी मूवमेंट है तो कोई भी व्यक्ति अडानी जहां पर सोलर पावर लगा रहा है वहां विरोध करने क्यों नहीं जा रहा है? मेरे को ये जवाब दीजिए। मेरा एक भी बयान बता दीजिए कि अडानी ने कहीं पे सोलर पावर का प्लांट लगाने के लिए जमीन खोज रहे हैं तो वहां हम जाके विरोध किए, या हमने कोई उसमें विरोध का एक बयान दिया हो। कहना चाहते हैं अडानी एंटी मूवमेंट नहीं है। मेरे को आप बताइए ना, अडानी के बिजनेस केवल कोयले में नहीं है। अडानी विलमार करके वो घर घर का तेल बेच रहा है ना? क्या हम में से कौन आदमी है जो अडानी के विलमार का विलमार और कोयले में अंतर है? नहीं, अडानी विलमार तेल नहीं, अडानी का तेल नहीं खरीदना है ये बोल रहा है। हम में से ऐसा कौन सा आदमी है जो बिलासपुर से पथरापाली रोड बनी, इसमें भी कई जगह सड़क कंस्ट्रक्शन में भी अब अडानी आ रहे हैं, तो क्या हम उस जगह जाके बोल रहे हैं कि भाई कि अडानी का रोड कॉन्ट्रैक्ट डला? इसके चलते हो क्या रहा है सुदीप जी? आप मेरे को ये बताइए, वो हमारे घर में घुस के बिजनेस कर रहा है, हमको कुचल के, और उसके लाभ के लिए सबको नुकसान हो रहा है। हम अपने को बचाने के लिए भी ना चीखे,
हम स्वयं की रक्षा भी ना करें, आत्मरक्षा के लिए भी ना बोले, केवल इस आरोप में कि हम हमारा यह आरोप लगेगा कि हम अडानी का विरोध कर रहे हैं। अगर अडानी आके मेरे घर में अत्याचार कर रहा है तो मैं बोलूंगा जोर देके कि अडानी अत्याचार कर रहा है, और मैं बोलूंगा जोर देके कि मोदी की सरकार और छत्तीसगढ़ की सरकार अडानी अत्याचारी के साथ है। यानी ये कहना चाहते हैं कि राजनीतिकरण इस आंदोलन का नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं है, मेरे हिसाब से इसका कोई राजनीतिकरण नहीं है, इसलिए आंदोलन चल रहा है। तो क्या हासिल हुआ आपको? हासिल अभी भी आप ये सोचिए, ये जो आज कटाई हुई है ये 5 साल पहले हो जाती, आज जो हुई है ये 5 साल पहले हो जाती। मोदी सरकार, रमन सरकार तो स्टडी ही नहीं कराना चाहते थे। स्टडी नहीं होती तो हमारे पास WII की रिपोर्ट ही नहीं होती जो ये कह रही है कि भैया बिल्कुल मत करिए। ICFRE की रिपोर्ट भी यही कह रही है। एक बहुत मजेदार है, ICFRE ने कहा कि इररिपेरेबल डैमेज होगा और लगभग वही फाइंडिंग जी WII की है। फिर आखिरी में लिखता है लेकिन जहां अनुमति दी जा चुकी है या अनुमति विचाराधीन है वहां चाहे तो कर लें, तो वहां चाहे तो कर ले को खींच खींच के ये सब हो रहा है। ऐसा तो एक चीज और है कि मैं पब्लिक की बात कर रहा हूँ कि इस आंदोलन से कोई न कोई दो एक नेता जरूर निकलेंगे आगे चलकर, देखिए किसी पार्टी विशेष में जरूर जाएंगे। देखिए किसका कौन पार्टी है, हर आदमी का अपना वोट भी देता है आदमी। आप तो कहोगे कि वोट क्यों दे रहे हो फिर इस पार्टी के विरोध में या इस पार्टी के। सुधीर श्रीवास्तव है कि नहीं है उसमें? मैं बिल्कुल नहीं जानता कि मैं भविष्य में क्या करूंगा, लेकिन ये तय है कि इस आंदोलन में कोई राजनीति नहीं है। भूपेश बघेल का मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील था। जब भूपेश बघेल की सरकार ने अनुमति देना शुरू की तो आंदोलन में पैदल चलने वाला मैं भी था। रायपुर तक गए? हाँ। क्या हासिल हुआ? और भूपेश बघेल की सरकार आने के बाद भी मैंने कोई केस विड्रॉ नहीं किया, किसी केस में समझौता नहीं किया, बल्कि अंत में हम लोगों के जन दबाव में आके भूपेश बघेल की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दिया कि चलने वाली खदान के अलावा अन्य खदान हम नहीं खोलना चाहते। अब इस आंदोलन को लेकर सुधीर श्रीवास्तव का क्या स्टेप होगा? बहुत मशहूर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। हमारा तो ये है, हम सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस लगाया हुआ है, अनुमति जिस तरीके से दी गई है वो गलत है और रिपोर्ट्स के वायलेशन में है। और इवन अब तो जो क्लाइमेट चेंज का एग्रीमेंट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसमें कहा है कि हम कोयले का उपयोग भले जारी रखें लेकिन हम कार्बन सिंक को ख़त्म नहीं करेंगे। तो कार्बन सिंक तो फॉरेस्ट है ना। यहाँ तो देखिए अंग्रेजी में बोलते हैं डबल जेपर्डी, कि माने दोहरी मार। यहाँ ना केवल आप कोयला खोद के बिजली बना रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड फैला रहे हो, उस कोयले के लिए उस जंगल को काट रहे हो जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। तो ये तो दोहरी मार है, जल स्रोत भी प्रभावित होगा। ये तो दोहरी मार है। और मेरे को आप ये बता दीजिए, दुनिया में अगर आपको विकल्प दिया जाए कि बिजली के बिना रहना है या पानी के बिना रहना है, आप क्या चुनोगे? बिजली के बिना तो मैं चुनूंगा, पानी बिना रह नहीं सकता। हाँ, ये दुनिया हजारों साल से बिना बिजली के चल रही थी, बिना पानी के नहीं चल सकती। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि पानी के स्रोत को बचाने के लिए ये हसदेव का खनन बंद हो, तो आप किधर जाएंगे और क्या किसको चुनेंगे? कोर्ट कब जा रहे हैं आप? कोर्ट तो हमारा 19 तारीख को पेशी है। देखिए क्या होता है, दिल्ली से यहाँ इतनी दूर की चीजें ब्लर होती है ना। एनजीटी के एक्ट आने के बाद हाई कोर्ट इस तरीके के केसेस सुनता नहीं। हाई कोर्ट यहाँ बैठे, तो समस्या ये है कि जो आज आप इतना समय दे के इस पूरे मामले को विस्तार से सुन रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है तथा कथित, वो मीडिया के पास समय नहीं है तथ्यों को सामने रखने का। वो अडानी कंपनी हो या एनटीपीसी हो या कोई कॉरपोरेट हो, XYZ, उनके एडवर्टाइजमेंट से कॉरपोरेशन का दौर चल रहा है, उनके एडवर्टाइजमेंट से बंधे हैं। तो आप जब तथ्यों को सामने नहीं रखेंगे तो जाहिर बात है जनमानस में दो राय होगी। सुधीर श्रीवास्तव जी, आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए सीजीवाल परिवार आपका बहुत आभारी है। साथियों, बताते चले कि सुधीर श्रीवास्तव पिछले 10 साल से लगातार हसदेव मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। बहुत कुछ स्थिति आप लोगों को भी स्पष्ट हो गया होगा, फिर भी यह जंग सुधीर श्रीवास्तव का कहना है हारे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, तमाम भ्रांतियों को दूर करेंगे।
वह दिन भी आएगा कि जब हम इस जंग को जीत लेंगे। आज इतना ही, दीजिए आज्ञा, नमस्कार। धन्यवाद।